हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जी के में। तो आज हम करेंगे अपनी जियोग्राफी का 6 क्लास का 3rd चैप्टर, जो कि अर्थ मूवमेंट के बारे में जानेंगे, पृथ्वी की गतियों के बारे में जानेंगे। उसमें क्या सीखेंगे, घूर्णन क्या है, परिक्रमण कैसे क्या क्या होता है, अयनांत क्या होता है, ये विषुवत, ये चीजें क्या होती हैं कि पृथ्वी के बारे में आज हम जानेंगे। घूर्णन कैसे करती है, परिक्रमण कौन कौन से ग्रह कौन कौन कैसे परिक्रमण करती है, ये सभी चीजें हम जानेंगे आज के इस क्लास के अंतर्गत। ठीक है, तो मैंने कंटेंट में लिखा भी हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ठीक है, हाँ। पृथ्वी की गतियों के बारे में, अर्थ मूवमेंट्स 3rd। आप क्या सीखेंगे, व्हाट यू विल लर्न इन दिस क्लास। ठीक है, घूर्णन और परिक्रमण, रोटेशंस एंड रोटेशंस, एंड आयनन सोलेस्टिक्स क्या है। ठीक है, विश्व इकोनिक्स क्या है, व्हाट इज इकोनिक्स। ठीक है, ये सारी चीजें आज हम इन क्लास में जानेंगे। इस क्लास में तो फर्स्ट टॉपिक आपका घूर्णन, रोटेशन। पृथ्वी अपने एक्स पर घूमती है और पृथ्वी इस गति को घूर्णन कहा जाता है। पृथ्वी का अपने एक्स पर ही घूमना क्या कहलाता है, एक घूर्णन कहलाता है। और इसी के कारण ही दिन और रात हमें पता चलते हैं कि दिन और रात में बदलाव आता है। किसके कारण, घूर्णन के कारण। और पृथ्वी अपने एक्स पर 24 घंटे समय लेती है, मैंने लिखा भी हुआ है। पृथ्वी अपने एक्स पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और घूर्णन से लगे इस समय को पृथ्वी दिन कहते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इसी समझ में आई होगी। अक्ष, एक्सिस क्या है, जिस मतलब कि पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर घूमती है उसे कक्ष कहा जाता है। ठीक है, एक जो काल्पनिक रेखा है जो मैंने बताई थी ग्लोब के अंतर्गत, ठीक है, वही चीज उस पर घूमना पृथ्वी का क्या कहलाता है, वो कक्ष या अक्ष कहा जाता है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा कि पृथ्वी जो यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यही अक्ष है जिस मतलब इस पर घूमती है। और कैसे घूमते हैं इन कमेंट मुझे बताना। ठीक है, तो इसी के नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। हाँ, अब वो देखते हैं कक्ष या कक्षा क्या चीज है। ऑर्बिट जो होते हैं, पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे कक्ष या कक्षा कहते हैं। पृथ्वी से होकर इसकी कक्षा से जाने वाले समतल को कक्षीय समतल कहा जाता है। ठीक है, अक्ष का झुकाव। ठीक है, अक्ष का झुकाव कैसे होता है, पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और पृथ्वी के कक्षीय समतल से समकोण बनाने वाली रेखा को इसके अक्ष से 23.5 डिग्री कौन बनाता है। इसमें मैं बता देता हूं आपको कि पृथ्वी, एक मिनट रफ कर देता हूं मैं। हम्म आप हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। ठीक है, आपको मैंने ग्लोब में बताया, प्रैक्टिकली बताया कि हमारी पृथ्वी कैसी है और कैसी दिखती है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये, और यहाँ से 23.5 डिग्री उसमें बोला गया है कि पृथ्वी का अक्ष इसके कक्षीय समतल से, किसके, इसके कक्षीय समतल कहां पर है हमारा, कक्षीय समतल, पृथ्वी के कक्षीय समतल का लंब यहाँ और पृथ्वी का कक्षीय समतल यहाँ पर। ठीक है, लंब यहाँ, समतल यहाँ। तो इन चीजों में फर्क देख लेना। ठीक, पृथ्वी का अक्ष के इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और 66.5 डिग्री का कौन सा, ये रहा। ठीक है, ये रहा, ये कक्षीय समतल से। और दूसरी चीज क्या बोली, पृथ्वी के कक्षीय समतल से समकोण बनाने वाली रेखा इसके अक्ष से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो ये समकोण वाली रेखा है और इसके कक्षीय समतल पर लंब डालें तो वो 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। बस सिंपल यही था। परिक्रमण क्या है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी द्वारा अपने कक्ष पर की जाने वाली गति को परिक्रमण कहा जाता है। और हमारी पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करने में 365 दिन लेती है। 365 दिन, 6 घंटे, ये मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं, वर्ष या ईयर क्या है। पृथ्वी द्वारा एक परिक्रमण पूरा करने में लगे समय को एक वर्ष कहा जाता है। ठीक है, एक वर्ष में 365.25 दिन, मतलब कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। और सहूलियत के लिए एक सामान्य वर्ष को 365 दिन का ही माना जाता है। जैसा आपको सभी को पता है कि एक वर्ष में 365 दिन सब काउंट करते हैं। अतिरिक्त 6 घंटे को हर 4 वर्ष पर जोड़कर साल में एक दिन अधिक कर दिया जाता है। ऐसे साल को लीप वर्ष कहा जाता है। आपको पता होगा, एक सिंपल ईयर होता है, साधारण वर्ष होता है, एक लीप ईयर्स होता है। जो लीप ईयर्स होता है उसमें 366 दिन होते हैं। 29 फरवरी जो होती है जिस साल में, वही एक लीप ईयर्स होता है। ठीक है, और जो 365 दिन का होता है उसमें 28 फरवरी तक ही होती है। आपको समझ में आ गया है जो मैंने बोला है। ऐसा क्यों होता है भाई, प्रति 4 ईयर्स बाद
हर 4 साल बाद लीप ईयर्स आता है, ठीक है। 365 दिन चक्कर लगाए, 6 घंटे लगाए, फिर 365 दिन 6 घंटे लगाए, 365 दिन फिर 6 घंटे लगाए, 365 दिन फिर 6 घंटे। अब ये 6 गुना में, 1 मिनट रफ कर देता हूँ मैं आपको, थोड़ा दिख भी नहीं रहा होगा आई थिंक, उसके लिए मैं सॉरी। हाँ, नीचे कर देता हूँ इसको मैं। जैसे कि आपके हर 4 साल बाद आता है, तो 6 गुना में 4, वो कितने हो गए, 24 घंटे हो गए ना। वो 24 घंटे तो अगले ईयर समझ में जाता है वो, तभी तो 29 फरवरी हो जाती है, उसी को लीप ईयर्स कहा जाता है, बस सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, यहां से क्वेश्चन उठे हैं कि किसके कारण दिन रात होते हैं और किसके कारण हमारी ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो घूर्णन के कारण तो दिन और रात होते हैं, और जबकि परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, बस। यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो क्या होता? वट वुड हैपन इफ द अर्थ वुड नॉट रोटेट? अगर हमारी पृथ्वी नहीं करती, अपने एक्स पर नहीं घूमती, तो क्या होता? यदि पृथ्वी का घूर्णन नहीं होगा तो इसका आधा हिस्सा हमेशा सूर्य की रोशनी में रहेगा, तो जो वहां पर अधिक गर्मी पड़ेगी, ठीक। बाकी आधे हिस्से पर हमेशा रात रहेगी, वहां पर अधिक ठंड पड़ेगी। तो जिस हिस्से में दिन रहेगा वहां तापमान बहुत अधिक ज्यादा रहेगा, और जिस हिस्से में रात रहेगी वहां पर तापमान बहुत कम होगा, जिससे जीवन असंभव हो जाएगा, और जीवन जीवन हमारा संभव नहीं होगा। तो ये चीजें, घूर्णन बहुत ही जरूरी है पृथ्वी का भी, ठीक है। अगर ये दिन और रात हैं तभी हम जीवन जी पा रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, प्रदीप्त वृत्त, इल्यूमिनेशन सर्कल। पृथ्वी पर दिन और रात वाले हिस्सों को विभाजित करने वाली रेखाओं को प्रतिवृत्त कहलाते हैं। इसको मैं बता दूंगा इन सर, प्रैक्टिकली आपको इमेज में बता देता हूं। ये प्रदीप्त आपकी रेखा है, ठीक है, जो 2 भागों में बांट रही है, दिन और रात में बांट रही है। जिस तरफ सूरज है, देख रहे हो आप, इधर इधर सूरज है, तो ये आपको दिख रही है कि यहाँ पर दिन है और इधर रात है, ठीक है मेरे भाई। यही कहने का भाव है इसका। पृथ्वी का पर दिन और रात वाले हिस्सों को विभाजित करने वाली रेखा प्रदीप्त वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। प्रदीप्त वृत्त और कक्षीय समतल के बीच समकोण बनता है। इस तरह से प्रदीप्त वृत्त और अक्ष के बीच 23.5 डिग्री का कोण बनता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। पृथ्वी के कक्ष का आकार दीर्घवृत्ताकार है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये यहाँ से, ठीक है। ये चीज पूछेगी कि पृथ्वी के कक्ष कैसे आकार का है, दीर्घवृत्ताकार का। कक्ष के इस आकार के कारण पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी पूरे साल में बदलती रहती है। कभी पृथ्वी सूर्य के बहुत नजदीक होती है तो कभी बहुत दूर हो जाती है, मैंने बताया है। अब इन कमेंट आपको मुझे बताना है कि किस दिन पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है और किस दिन अधिकतम दूरी होती है पृथ्वी और सूरज की, ठीक है मेरे भाई, बताओ। अब पढ़ते हैं हम उपसौर के बारे में। जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होता है, पृथ्वी का एक बिंदु होता है, और जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक हो उसको कहते हैं पेरिहेलियन, उपसौर। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अब मैं बता ही देता हूँ आपको, उपसौर किस दिन होता है। जिस दिन पृथ्वी और सूर्य की न्यूनतम दूरी होगी, तो वो 3 जनवरी है, और उसको क्या कहेंगे, हम उपसौर कहेंगे, ठीक है। अपसौर क्या होता है, एपिहेलियन। जिस बिंदु पर पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होता है उसे एपिहेलियन कहते हैं, और वो कब होता है, 4 जुलाई को, बस सिंपल है। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके सामने विषुवत बोलेंगे, इक्विनोक्स क्या चीज है, ये चीज जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। विषुवत रेखा मैंने आपको बताया कहाँ पर है। अब आपने कोई एटलस लिया हो या किसी मैप के जरिए आप पढ़ रहे हो, तो उसमें निकालो, खोलो और विषुवत रेखा देखो उसमें, ठीक है। विषुवत रेखा क्या है, उस दिन को ही विषुवत कहा जाता है। इस तारीख को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। यह 21 मार्च और 23 सितंबर का होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और जबकि 23 सितंबर को दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। ये सभी चीजें मैंने आपको क्लियर की है कि उत्तरी गोलार्ध कब है और दक्षिणी गोलार्ध कब होता है, ठीक है, किधर होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर चुकी हैं पहले चैप्टरों में। आप जिस बच्चे ने क्लास ली है वो आज मार नहीं खाएगा इन चीजों से, ठीक है। मैं थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक, आयनात क्या है, सोलिस्टिक मोस्ट इंपोर्टेंट है। आयनांत क्या चीज होती है, ठीक है। इन चैप्टर स्लाइड वाइज में समझा दूंगा, अभी 10 समझ लो। 21 जून और 22 दिसंबर को आयनांत होता है। 21 जून और 22 दिसंबर को आयनांत होता है। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर एक इमेज बना ही लेता हूँ, थोड़ा मेरी हाथ तंग है प्रैक्टिकल बनाने में, मतलब कि मेरा ड्राइंग सिस्टम खराब है।
21 जून, अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ विषुवत रेखा 0 डिग्री, यहाँ पर होगी आपकी कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यहाँ पर होगी आपकी मकर रेखा 23.5 डिग्री, ये क्या होगी कर्क, ये होगी मकर, और ये होगी 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब 21 जून और 22 दिसंबर को अयनंत होता है। अब मैं इनको समझाऊंगा आपको। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। 21 जून को कर्क रेखा कहाँ, यहाँ 21 जून हो गया आपका, ठीक है। यहाँ 21 जून इंपोर्टेंट है, लिख लेना इस चीज को। कर्क रेखा पर 21 जून, और किरणें जो होती हैं सीधी पड़ती है बिल्कुल। और इस दिन को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और इसी दिन को योग दिवस मना जाते हैं, बनाते हैं, ठीक है। ये चीज इंपोर्टेंट है। योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, क्योंकि लंबा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, और गर्मी ऋतु चली होती है उस टाइम। जो भारत का, उसको मोस्टली इंपोर्टेंट इस चीज को पता होगी। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर, अब यहाँ पर 22 दिसंबर है, ठीक मेरे भाई, ये 22 दिसंबर और मकर रेखा की बात कर रहा है, ठीक है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। इस दिन की दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को कहां पर लंबा दिन होगा, दक्षिणी गोलार्ध। ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध तो हुआ, और ये उत्तरी गोलार्ध तो हुआ, पहले मैंने समझाया तो हुआ है बस। और यहाँ पर गर्मी पड़ेगी फिर, क्योंकि वहां पर सूर्य के ताप ज्यादा रहेगा और सूर्य की किरणें सीधे पड़ेंगी, ठीक है, तो गर्मी ज्यादा होगी। ये चीज यहाँ पर समझाने की। पहला अगर आपके समझ में नहीं आया तो एक बार मैं इसको साइड में क्लियर करके मैं कर देता हूँ। ये क्या था, क्या कहना था, यहाँ जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। अब विषुवत रेखा कहाँ है, यही रही विषुवत रेखा, ठीक। उस दिन को विषुवत कहते हैं। इस तारीख को दिन और रात की लंबाई बराबर होती है। मतलब कि विषुवत रेखा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं, चाहे 21 मार्च हो वो, और चाहे वो आपका 23 सितंबर हो, ठीक है। अब टॉपिक क्लियर कर दूंगा आपके। 21 मार्च को, मतलब यह 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, और 23 सितंबर को, जब 23 सितंबर होता है तो दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है, ठीक है मेरे भाई। आ गया होगा आपके समझ में, अब खूब अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, आपके ये टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। 6 महीने के दिन और रात और पढ़ लेते हैं। 6 मंथ डे नाइट्स इंपोर्टेंट है, ये पूछे गए हैं कहाँ पर है 6 महीने दिन और रात कहाँ पर पढ़ते हैं, ये सभी चीजें। 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच, 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ, ताकि आपको और अच्छी गहराई से दोबारा रिवीजन हो जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत न हो मेरे भाई। हम तो इसी एनर्जी के साथ लगेंगे। अब पढ़ते हैं 6 महीने की रात और दिन। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर, फिर बनाता हूं मैं, थोड़ा देख लेना मैप ऐसे भाई, ये पृथ्वी बन रही है, देख लो कितनी बढ़िया बन रही है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती रहती है। 21 मार्च और 23 सितंबर कब होता है, 21 मार्च के दिन भी विषुवत रेखा पर होता है सूर्य, और 23 सितंबर के दिन भी विषुवत रेखा पर ही होता है सूर्य, ठीक है। ये याद रखना, क्यों 21 मार्च और इसमें 6 महीने का गैप हो गया ना, इसके बीच में जब ऊपर जाता है 21 मार्च से होकर के, फिर ऊपर जाता है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, फिर ये 21 फिर उल्टे लौट कर आएगा तो 23 सितंबर हो जाता है, ठीक है। फिर नीचे जाएगा तो 22 दिसंबर हो जाएगा। तो ये समझ में आनी चाहिए कौन सी डेट को किस, कहाँ पर कौन सी रेखा पर है सूर्य हमारा, ठीक है। ये चीज अब ये बोल रहा है 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, 1 मिनट में समझा दूं फिर, क्या कहना चाह रहे आयु, हाँ अब कहते सही से बन गया थोड़ी सी। हम्म जब सूर्य यहां से और फिर उल्टा आता है 21 मार्च से, और 21 जून भी हो जाती है उसके बीच में, और फिर 23 सितंबर हो जाता है, ठीक है। ये कह रहा है उत्तरी ध्रुव पर, ये उत्तरी ध्रुव है कि सूर्य किरणें लगातार पड़ती है उत्तरी ध्रुव पर, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर इन 6 महीनों तक दिन ही होता है। जब यहाँ से और ऐसे घूमता है इतने 21 मार्च से, और 21 जून भी, और 23 सितंबर आता है, मतलब 6 महीने तक आपके ये उत्तरी ध्रुव जो है, ये यहाँ पर जो नॉर्थ पोल है, ये यहाँ पर दिन होता है, ठीक है। 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव में, आप देख लो यहाँ पर, यहाँ दक्षिणी ध्रुव है, साउथ पोल।
23 सितंबर से 21 मार्च तक, जिसके बीच में एक क्या आता है, 22 दिसंबर भी आता है। ठीक है, आशा करता हूं आपके समझ में आ रही होगी हर टॉपिक। मैंने अगर जिस बच्चे ने पहली क्लास नहीं ली है वो ले, यहाँ फंस जाएगा फिर वो। 23 सितंबर से 21 मार्च के दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ती रहती है, इसलिए दक्षिण ध्रुव पर इन 6 महीनों तक दिन होता है। अब रात कब होती है, अब दिन दिन की बताइए आपने। अब भाई जब यहाँ दिन हो रहा हो तो यहाँ तो रात ही होगी 6 महीने फिर। जब यहाँ 6 महीने दिन था तो यहाँ रात थी। ठीक है, बस सिंपल आंसर आपके समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ ये टॉपिक क्लियर आप पे, बात खत्म। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होगी ये टॉपिक, ज्यादा कोई उलझन वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप ये अपने मन में यही सोच रखा कि भी ये क्या चीज है, आउट ऑफ माइंड है और बोरिंग हो रही है, भाई मेरे बोरिंग का सिस्टम नहीं है, पागल नहीं है, यहीं से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं जोर लगा रहा हूँ पूरा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जिस बच्चे की क्लास में समझ में आ गई होगी ना वो अभी देगा क्वेश्चन। पृथ्वी का परिक्रमण मार्ग दीर्घवृत्ताकार मैंने बताया होने के कारण पृथ्वी और सूर्य की दूरी हमेशा एक से नहीं होती और 3 जनवरी को यह दूरी सबसे कम होती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पर फंस जाओगे तुम। उपसौर अपसौर आपको अगर क्लियर नहीं होगा तो आप यहाँ पर फंस जाओगे, तो इसको कह देंगे उपसौर। ठीक है, सबसे कम दूरी को उपसौर, सबसे ज्यादा दूरी को अपसौर। ठीक है, पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? क्या है पृथ्वी की परिक्रमण गति है? कैसी है? वामार्त है, दक्षिणावर्त है, 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री पर है, ये क्या चीज है? पृथ्वी का परिक्रमण कैसा है? वामार्त है, वामार्त इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, तभी हमारा सूरज पूर्व में दिखाई देता है। ठीक है, जब पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व घूमेगी तभी पूर्व की तरफ निकलता है। ठीक है, पृथ्वी का उपग्रह है एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी की यह गति कहलाती है? सिंपल है, ब्रह्मांडीय गति है, सौर गति है, परिक्रमण गति है, वार्षिक गति है, घूर्णन गति है, कौन सी? सिंपल है, परिक्रमण गति है, वार्षिक गति। पृथ्वी का उपग्रह है एवं सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रही है, पृथ्वी की यह गति कहलाती है। वर्ष भर लगाती है मेरे भाई, तो परिक्रमण गति और वार्षिक गति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, घूर्णन की गति के संबंध में असत्य कथन इनमें से कौन सा? ये थोड़ा हटके है पर लेकिन जब क्लास से होंगी ये ज्वार भाटा की, ये आपको अच्छी समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं और क्या चीजें नहीं है। ठीक है, तो पवनों एवं समुद्र धाराओं की दिशा में परिवर्तन के लिए भी घूर्णन जवाबदार है। घूर्णन के कारण ही मौसम या ऋतु परिवर्तन होते हैं। घूर्णन के कारण, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन समझ जाओगे। उसने पूछा है पृथ्वी की घूर्णन की गति के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं और इनमें से असत्य कथन ढूंढना आपको। घूर्णन के कारण मौसम में परिवर्तन होता है? क्या होता है ये? आपको किसी ने क्या ऐसा कुछ आया कि घूर्णन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन? घूर्णन के कारण दिन और रात होते, तो यहीं पर समझ जाओगे आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक गतिशील पिंड है, इसकी गतियों कितने प्रकार की है? सिंपल आंसर है, 23 घंटे 59 मिनट 4.9 सेकंड है, 23 घंटे 56 मिनट 19 सेकंड है, या 23 घंटे 46 मिनट 4.9 सेकंड है, या 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड है? इसका आंसर आप मुझे बताओगे इन कमेंट में, चाहे बेशक मैंने कराया है या नहीं कराया, पर आपको ये बताना है। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसे यह गति क्या कहलाती? देख लो आगे ना क्वेश्चन, कि पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दिन और रात होते हैं, इसका आंसर क्या है? सिंपल है, आपकी घूर्णन गति है। अपसौर क्या है? निम्न में से किस दिन होता है अपसौर? जिसको उपसौर पता है वो अभी तुरंत आंसर दे देगा, और वो भी इसमें दे नहीं रखा। ठीक है, तो 4 जुलाई हो जाएगा। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है। 21 जून योग दिवस, सबसे बड़ा दिन है। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है पृथ्वी के अक्ष पर, मकर रेखा पर, पृथ्वी की कक्षा पर, कर्क रेखा पर। तो कर्क रेखा सिंपल आंसर है। सामान्यतः एक वर्ष को जिन ऋतुओं में बांटा जाता है वो गर्मी तथा सर्दी है, सर्दी तथा शरद है, बसंत तथा गर्मी है, या गर्मी तथा सर्दी तथा ये सभी है। तो आंसर हो जाता है आपका गर्मी, सर्दी और बसंत ऋतु और सर्द। ठीक है, ये सारी 4 में बांटा है। किस पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, ये आप बता सकते हो? दक्षिणी गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर, या उपरोक्त सभी, या ध्रुव पर? सिंपल है, ध्रुवों पर। दक्षिण गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उपरोक्त सभी मत कराना, यहाँ पर ध्रुवों पर पड़ता है दिन और रात। ठीक है मेरे भाई,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा नेक्स्ट चैप्टर का आ गया है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन उपयोगी हम कल करेंगे। कोई दिक्कत हो तो बता देना। तो इसी के साथ मेरी क्लास समाप्त होते हैं यहीं पर। आशा करता हूँ ये सारी क्लासेस से आपको जिस तरीके से मैं लेकर चल रहा हूँ ना, अपने हर टॉपिक को क्लियर करता चल रहा हूँ, और चाहे वो क्वेश्चन हो, चाहे वो किसी टॉपिक को लेकर हो, सारी चीजें मैं इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ करवाता रहूंगा, ताकि बच्चे में एक एनर्जी बनी रहे मेरे इस बैच को लेकर के। ठीक है, और इसी तरीके से मैं फ्री बैच देता रहूंगा। ठीक है, क्योंकि जीके की जो डर भूत जो बना रखा है सभी ने, के वन लाइनर पढ़ो, आउट ऑफ सिलेबस आती है भाई, कर लो अपना आप। नहीं भाई, ये चीज, इस चीज को मैं खत्म कर दूंगा बच्चे के माइंड के अंदर से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूंगा। नमस्ते, राम राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ठोक देना। कोई दिक्कत हो तो बता देना इन कमेंट में मुझे।